राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सन 1981 नॉर्थ कोरिया के पॉलिटिकल प्रिजन कैंप नंबर 14 में एक प्रेग्नेंट औरत को कैद किया गया। इस औरत का जेल में ही बच्चा पैदा हो गया। अब अपने बच्चे का नाम ये रखती है सिन जॉन यंग और ये लड़का जेल में ही बड़ा होता है। असल में बात क्या है कि नॉर्थ कोरिया की सरकार गिल्ट बाय एसोसिएशन के कॉन्सेप्ट पे मानती है। अगर कोई व्यक्ति को पॉलिटिकल क्राइम करता है तो उसके पूरे परिवार को जेल में डाल दिया जाता है। एक इंसान की किए की सजा 3 जनरेशन को भुगतनी पड़ती है, यानी कि दादा ने अगर कोई क्राइम किया है तो पोता भी जेल में जाएगा। इसीलिए सिंग डॉन बचपन से ही जेल में बड़ा हुआ है, क्योंकि नॉर्थ कोरियन सरकार का मानना था कि उसका खून गंदा हो चुका है। जेल में उसका बचपन बहुत ही खराब हालतों में गुजरा। उसे खाने में सिर्फ थोड़ा से मक्के का दलिया दिया जाता था। वो जिंदा रहने के लिए घास और चूहे खाने लगता था। इस प्रिजन कैंप में करीब 20,000 कैदी थे और इस कैंप के रूल बड़े सिंपल थे। अगर आप भागने की कोशिश करोगे तो आपको सीधा गोली से मार दिया जाएगा। अगर आप किसी दूसरे को भागने से बात करके सुनते हो तो और रिपोर्ट नहीं करते तो आपको भी मार दिया जाएगा। एक दिन जब सिंग डॉन 13 साल की उम्र का हो गया था तो उसने माँ और अपने भाई को जेल से भागने का प्लान बनाते हुए सुना। उसे ज्यादा समझ नहीं थी, छोटा था, बेचारा भूखा था। उसने ये बात जाकर गार्ड्स को बता दी, इस उम्मीद में कि गार्ड्स उसे थोड़ा ज्यादा खाना दे देंगे। इसके 7 महीने बाद सभी कैदियों को ग्राउंड में इकट्ठा किया जाता है और सबसे आगे सिंग डॉन को लाकर खड़ा किया जाता है। उसकी आंखों के सामने प्रिजन गार्ड उसकी मां को फांसी पर चढ़ा देते हैं और उसके भाई को गोलियों से मार देते हैं। ये सब देखने पे सिंग डॉन को मजबूर किया जाता है और इसके बाद 6 महीने तक बेरहमी से उसका टॉर्चर भी किया जाता है। साल 2005 23 साल की उम्र पर सिंग डॉन खुद भागने की कोशिश करता है इस प्रिजन कैंप से और चांस की बात है कि वो सक्सेसफुल हो जाता है। गार्ड की नजरों से बचते हुए वो किसी तरीके से वो नॉर्थ कोरिया छोड़कर चाइना पहुंच जाता है और वहां से साउथ कोरिया। और यही कारण है कि इसकी कहानी दुनिया को पता चल पाती है। आगे चल के सिन एक ह्यूमन राइट्स एडवोकेट बनते हैं। यूनाइटेड नेशन तक इनकी आवाज पहुंचती है और इन पर भी बहुत फेमस किताब लिखी जाती है, एस्केप फ्रॉम द कैंप 14। सिन जैसे सर्वाइवल की कहानियों पर आधारित आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में दोस्तों कि नॉर्थ कोरिया में डेली लाइफ एक्चुअली में दिखती कैसी है, आम लोगों की जिंदगियां कैसी गुजरती है दुनिया की सबसे खौफनाक डिक्टेटरशिप में। नॉर्थ कोरिया की पॉपुलेशन करीब 2.5 करोड़ लोगों की है। अगर आप इसे नक्शे पे देखेंगे तो ये साउथ कोरिया के जस्ट ऊपर मौजूद है। इसके वेस्ट में चाइना का बड़ा देश और यही नक्शा अगर आप रात के समय देखोगे सैटेलाइट से तो कुछ बड़ी ही अजीबोगरीब चीज आपको दिखाई देगी। चाइना और साउथ कोरिया रोशनी से जगमगाते हुए दिखते हैं, लेकिन यहाँ पे बीच में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। यही है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, DPRK। ये नॉर्थ कोरिया का ऑफिशियल नाम है। पर इंटरेस्टिंग चीज तो देखो, इन्होंने अपने कंट्री के नाम में डेमोक्रेटिक तो डाल रखा है, लेकिन इससे आपको पता चलना चाहिए कि अपने आप को डेमोक्रेटिक कहने से कि कोई डेमोक्रेटिक नहीं बन जाता। नॉर्थ कोरिया में रात को लोग पढ़ नहीं कर सकते, टीवी नहीं देख सकते, लोग शाम को 7 बजे ही सोने चले जाते हैं क्योंकि उन्हें अंधेरे में जीने की आदत हो गई है। सन 1995 में नॉर्थ कोरिया में मेढकों की पॉपुलेशन धीरे धीरे गायब हो रही थी। बाद में लोगों को समझ में आया कि आम लोग इतने भूखे हो गए हैं कि उन्होंने मेढकों का शिकार करना शुरू कर दिया था। 1995 में 1998 में इसके बीच में नॉर्थ कोरिया में जो अकाल पड़ा वो सबसे बड़ा मैन टेस्टफिश में से एक था। कितने लोगों की भूख से मौत हुई ये आंकड़े कभी सामने नहीं आए, लेकिन 5 से 20 लाख लोग इसमें मारे गए ये अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि दोस्तों नॉर्थ कोरिया की हालत हमेशा नहीं थी। एक समय था जब नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से बेहतर हुआ करता था।
सन 1980 में पर कैपिटा जीडीपी के मामले में नॉर्थ कोरिया इंडिया और चाइना दोनों से आगे था। यहाँ पे सबको फ्री हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाउसिंग, हीटिंग, ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधाएं दी जाती थी। 1950 से 1980 के बीच नॉर्थ कोरिया का जीडीपी हर साल करीबन 4.5% से ग्रोथ रेट से बढ़ता था। लेकिन दिक्कत है इनकी शुरू हुई 90s के समय में, जब सोवियत यूनियन टूट कर बिखर गया। सोवियत यूनियन नॉर्थ कोरिया को सस्ता तेल और खाना देता था। यूएसएसआर के कोलैब होने के बाद नॉर्थ कोरिया ही इकोनॉमिकल उसकी बुरी तरीके से क्रैश कर गई। पावर स्टेशन बंद हो गए, लाइट्स चली गई और लोग भूखे मरने लगे। अमेरिका जैसे देश ने नॉर्थ कोरिया की तरफ मदद के हाथ बढ़ाया इस कंडीशन पर अगर वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बंद कर दे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं और अमेरिका और बाकी पूरी दुनिया ने इसे आइसोलेट कर दिया। अगस्त 1995 में बड़ी बाढ़ आई और नॉर्थ कोरिया के पास ना ही कैश था और ना ही क्रेडिट, लेकिन साथ साथ इनमें इतनी ह्यूमिलिटी भी नहीं थी कि अपनी जनता की मदद करने के लिए कॉम्प्रोमाइज कर सके। साल पर साल हालत बद से बदतर होती गई और सारा ध्यान नॉर्थ कोरिया की सरकार कवर अप करने में लगा रही थी। इनकी कैपिटल सिटी है प्योंगयांग। यहाँ पे स्टेबल सोशलिज्म का मॉडल बताने के लिए इन्होंने सारे होमलेस और भूखे मरते लोगों को गायब भी कर दिया। यहाँ पे रहने वाले रूलिंग पार्टी के वर्कर्स को सारी सुविधाएं मिलती रही, लेकिन शहर के बाहर हालत बहुत ही खराब थी। ग्रामीण इलाकों में लोग भूखे मरते रहे। एंड यूनिट्स ने अपनी किताब में द ग्रेट नॉर्थ कोरिया में फेमस में बताते हैं कि नॉर्थ कोरियन परिवारों ने सरवाइव करने के लिए अपने परिवार की बुजुर्ग लोगों को भूखे मरने दिया ताकि यंग फैमिली मेंबर्स को कुछ खाना मिल सके और वो जिंदा रह सके। बहुत से ग्रैंड पेरेंट्स ने अपने आप को अपने मर्जी से ही खुद भूखा मार दिया ताकि उनके बच्चे जी सके। ये सब हो रहा था क्योंकि नॉर्थ कोरिया एक बहुत ही टाइटली कंट्रोल्ड डिक्टेटरशिप थी, एक टोटलिटेरियन डिक्टेटरशिप। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने और ब्रिटेन ने सोवियत यूनियन ने मिलकर साथ में जापान और जर्मनी जैसे देशों को हराया, तो जापान का कब्जा इस कोरियन पेनिनसुला से उठा और अमेरिका सोवियत यूनियन ने इस देश को दो में बांटने का फैसला किया। नॉर्थ वाला हिस्सा सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस में रहेगा और साउथ वाला अमेरिका के इन्फ्लुएंस में। यही चीज इन्होंने जर्मनी के साथ की थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो हिटलर को हराने के बाद जर्मनी को भी दो हिस्सों में बांट दिया, ईस्ट जर्मनी और सोवियत इन्फ्लुएंस के इन्फ्लुएंस में और वेस्ट जर्मनी अमेरिका के इन्फ्लुएंस में। और क्योंकि नॉर्थ कोरिया के को सोवियत यूनियन का प्रभाव था, तो यहाँ पे वही विचारधारा देखने को मिली और ये कम्युनिस्ट स्टेट मिला और जापान से लड़ने वाले गोरिल्ला लीडर किम इल सुन देश के पहले सुप्रीम लीडर बने। इसी दिन से लेकर आज तक इस एक परिवार का राज रहा है पूरे देश में। आज किम इन सुन के पोते किम जोंग उन देश के सुप्रीम लीडर और डिक्टेटर है। इस देश को एक कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप भी कहना सही नहीं है, क्योंकि सही मायनों में है तो एक परिवार का ही डिक्टेटरशिप। जो भी कुछ इस देश के सरकार करती है तो किंग फैमिली के राज को कंटिन्यू रखने के लिए करती है। यहाँ पे सरकार की पूरी कोशिश रहती है कि लोगों की पर्सनल लाइफ की हर एस्पेक्ट को कंट्रोल करने की। कौन कहाँ रहेगा, क्या काम करेगा, कहाँ पढ़ेगा, ये सब सरकार डिसाइड करती है। इसके अलावा टीवी पर लोग क्या देखते हैं, इंटरनेट पे क्या देखने को मिलता है, लोग कहाँ ट्रेवल करते हैं, कैसा हेयर स्टाइल रखते हैं, ये सब गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। स्कूल से शुरू करें तो स्कूल एजुकेशन फ्री है और हाई स्कूल करना मैंडेटरी है। जो स्कूल नहीं जाता उसे सजा दी जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। टीचर रिश्वत लेने के बाद ही किसी बच्चे पे ध्यान देते हैं और इसीलिए जिनके पास पैसे होते हैं वो एक पर्सनल ट्विटर रख लेते हैं अपने घर पे। असली में इनकी स्कूलों की हालत कैसी है उसकी ज़्यादा वीडियोस ऑनलाइन मौजूद नहीं है, इसीलिए जो आप वीडियोस देखते हैं वो स्कूल होते हैं जो उनकी सरकार दिखाना चाहती है। इनकी एलिट ऑफ एलिट स्कूल के बाद कॉलेज में एंट्री फैमिली बैकग्राउंड और रिश्वत लेकर ही एंट्री होती है। कॉलेज के बाद सभी लड़कों को मिलिट्री में कंपलसरी सर्विस करनी पड़ती है और जो कि 10 साल की हो सकती है।
पॉलिटिकल सिस्टम देखा जाए तो डिक्टेटरशिप होने के बावजूद भी नॉर्थ कोरिया में हर 5 साल में पार्लियामेंट्री इलेक्शन होती है, लेकिन बस बात यह है ना कि हर सीट पे रूलिंग वर्किंग पार्टी का ही एक कैंडिडेट खड़ा हो सकता है, और अगर इसके खिलाफ कोर्ट किया किसी ने तो उसे देशद्रोही माना जाएगा। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके घर इनकी सीक्रेट पुलिस पहुंच जाएगी और आपको पागल घोषित कर देगी। इस सीक्रेट पुलिस क्या है इसकी आगे हम वीडियो में बात करते हैं, लेकिन यही कारण है कि नॉर्थ कोरिया का जो वोटिंग परसेंटेज है 99.9% से भी ज्यादा है। ऑलमोस्ट हर एक इंसान यहाँ पे वोट देता है। सरकार वोटिंग को अनऑफिशियल सेंसस के तौर पे देखती है और जनता पे कंट्रोल रखने के लिए इस्तेमाल करती है। नॉर्थ कोरिया में कौन कैसे कपड़े पहनेगा, कैसे बाल कटाएगा, ये सब गवर्नमेंट तय करती है। इनकी अपनी एक अप्रूव्ड हेयर स्टाइल की लिस्ट है। अभी महिलाओं और पुरुषों के लिए सिर्फ 15-20 हेयर स्टाइल ही अप्रूव किया गया है। 2017 के न्यूज आर्टिकल में मेंशन की गई इस फोटो को आप देख सकते हैं, जिसमें आदमियों के 15 हेयर स्टाइल दिखाए जाते हैं। अगर आपको अपने बाल कटाने हैं तो नॉर्थ कोरिया में इन 15 में से एक हेयर कट चुन लो। और एक चीज नोटिस करोगे, इनके डिटेक्टर किम जोन उनका जो खुद का हेयर कट है वैसा हेयर कट पूरे इस अप्रूव्ड लिस्ट में नहीं मिलेगा, क्योंकि वैसा हेयर स्टाइल किसी और को रखने की इजाजत ही नहीं है। वो जैसा चश्मा पहनते हैं वैसा नॉर्थ कोरिया में वैसा चश्मा नहीं पहन सकता। इस देश में लोग अपने बालों पर डाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि डाई पर भी यहाँ पे बैन है। और इसके साथ साथ कपड़ों की बात की जाए तो ब्लू जीन्स, रिप्ड जीन्स और स्किनी जीन्स पर भी बैन लगा हुआ है। इसके अलावा ब्रांडेड कपड़े भी बैन है, क्योंकि इन्हें वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव के तौर पर देखा जाता है। लड़कियों के लिए टाइट ड्रेस, छोटी स्कर्ट और सन हैट पहनने पर भी मनाही है। इन सब रूल के अलावा आपके कपड़े भी किसी भी एक्सेप्ट से है वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते। महिलाएं रेड लिपस्टिक नहीं लगा सकती। मेकअप को भी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के तौर पे देखा जाता है। कम से कम मेकअप ही करना अलाउ है। अब इतने सारे रूल सुनकर आपके मन में भी सवाल उठेगा कि आखिर रूल को इम्प्लीमेंट कौन करता है। इसके लिए है नॉर्थ में कोरिया में फैशन पुलिस। मजाक नहीं कर रहा, अगर किसी इंसान ने इस रूल को तोड़ने की कोशिश करी तो फैशन पुलिस का सामना उन्हें करना पड़ेगा। ये फैशन पुलिस के लोग आम जगहों पर घूमते रहते हैं छुप छुप कर। जो भी रूल्स के खिलाफ कपड़े पहनता नजर आता है उनके कपड़ों को काट दिया जाता है। कुछ लोगों को तो फाइन भरना पड़ता है और कुछ लोगों को तो जेल की भी सजा हो जाती है। एक इंसान के ड्रेसिंग स्टाइल को लेकर आखिर सरकार इतना क्यों कंट्रोल करना चाहती है? इसके पीछे कारण है कि इनकी सरकार फैशन को एक कल्चरल इंडिविजुअल के तौर पर देखती है। उनका मानना है कि ये वेस्टर्न कैपिटलिस्ट लाइफ स्टाइल अगर इनके देश में घुस गया तो इस देश का खतरा बन सकता है। उन्हें इस बात का डर है कि अगर लोग विदेशी चीजों को पसंद करने लगे तो अपने देश को पसंद करना बंद कर देंगे। नॉर्थ कोरिया सरकार इस मुद्दे पे इतनी सीरियस है कि वो 2005 में इन्होंने हेयर स्टाइल को लेकर एक प्रोपेगेंडा सीरीज भी बना दी थी, लेट्स ट्रिमर हेयर टू अकॉर्डिंग टू द सोशलिस्ट लाइफ स्टाइल। इस प्रोपेगेंडा सीरीज में बताया गया है कि लंबे बाल रखना अनहेल्दी होता है और इससे इंसानों की बुद्धि कम हो जाती है। नॉर्थ कोरिया में आम लोगों के लिए नए प्रोडक्ट के लिए सर्विसेज डेवलप ना के बराबर है। हमारे देश से कंपेयर करें तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जैसे यूपीआई अच्छे से ग्रो किया है, लेकिन वहां पे किसी भी सेक्टर में प्रोग्रेस ना के बराबर है। बाकी किसी भी आम देश में टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस के साथ नई सर्विस भी ग्रो करती है। तो आप क्या सोचते हैं साउथ कोरिया के बारे में और नॉर्थ कोरिया के बारे में? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।